हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसमें टॉपिक पढ़ेंगे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। व्हेन टू डिफरेंट हेलोजन रिएक्ट विद ईच अदर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। जब दो डिफरेंट हेलोजन्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं। दे कैन बी असाइंड जनरल कंपोजिशन एज एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स थ्री डैश, एक्स एक्स फाइव डैश एंड एक्स एक्स डैश 7, वेयर एक्स इज हेलोजन ऑफ लार्जर साइज एंड एक्स डैश ऑफ स्मॉलर साइज। तो जो ये इंटर हेलोजन कंपाउंड हैं ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। इनकी जनरल कंपोजिशन हमें दी गई है। एक तो एक्स एक्स डैश, वो एक्स एक्स डैश टाइप के बनाते हैं, या फिर वो बना सकते हैं एक्स एक्स डैश 3, इस टाइप के कंपाउंड बना सकते हैं, या फिर वो बना सकते हैं एक्स एक्स डैश 5 और एक्स एक्स डैश 7। अब यहाँ पर बना एक्स एक्स डैश। अब ये एक्स क्या है और एक्स डैश क्या है ये देख लेते हैं। यहाँ पर जो x है वो वह हेलोजन है जिसका साइज लार्जर है, और जो x डैश है वो वह हेलोजन है जिसका साइज स्मॉलर है। तो x कौन सा हेलोजन होगा जिसका साइज लार्ज होगा, और x डैश कौन सा हेलोजन होगा जिसका साइज स्मॉलर होगा। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, एंड x इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन x डैश, और यहाँ पर जो x है वो x डैश के मुकाबले ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। हम जो हेलोजन हैं उसमें हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तो ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब x ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा। तो यहाँ पर जो x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, कम है, और यहाँ पर जो x डैश है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो ये आपको याद रखना है। ये 2 पॉइंट मैंने लिखे। अगर हमारे पास ये बन रहे हैं, ये वाले जो कंपाउंड बनते हैं, इनमें जो X होता है वह लार्जर साइज का हेलोजन होता है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ता चला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती चली जाती है। और यहाँ पर जो X डैश है इसमें वह स्मॉलर साइज का हेलोजन एटम होगा और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल के तौर पर यही ले लीजिए ClF। एग्जाम्पल हमने क्या लिया, ClF। यहाँ पर जो क्लोरीन है वो X से डिनोट किया गया है, फ्लोरीन को X डैश से डिनोट किया गया है, और आपको पता है क्लोरीन का जो साइज होता है वो फ्लोरीन से ज़्यादा होता है, तो इसका साइज लार्ज, और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन से कम होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। इसी तरीके से X डैश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं X डैश से। तो आप देख सकते हैं फ्लोरीन का जो साइज होता है वो क्लोरीन से स्मॉल होता है, और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इस X से यानी क्लोरीन से ज़्यादा होती है। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, एक्स एक्स डैश टाइप का है, जहाँ पर जो X है उसका साइज क्या है, उसका साइज यहाँ पर लार्ज होगा, X डैश से वो बड़ा आइटम होगा, और उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो X डैश से कम होगी। X डैश जो होगा वो स्मॉल साइज का हेलोजन होगा और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से ज़्यादा होगी। ये आपको याद रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म में। और आपको पता है हेलोजन में F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, और आयोडीन की सबसे कम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म में आपको याद रखना आसान हो जाएगा। आपको इसको इस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के टर्म में भी आप इसको याद रख सकते हैं। X की कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये ज़्यादा होगा, X डैश की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसकी कम होगी। As the ratio between radii of X and X dash decreases, the number of atom per molecule also increases। और जैसे जैसे X और X डैश के बीच का जो रेडियस है वो इंक्रीज होता चला जाता है, यानी इनके बीच में जो साइज डिफरेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। देखिए कैसे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास 2 कंपाउंड है, जो IF7 है वो तो बन जाता है, जो ClF7 है वो नहीं बनता। अब ऐसा क्यों, ये IF7 कंपाउंड क्यों बन रहा है और ClF7 कंपाउंड क्यों नहीं बन रहा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आयोडीन के बीच में और फ्लोरीन के बीच में जो साइज डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो आयोडीन है वो फ्लोरीन के 7 एटम को अकोमोडेट कर लेता है,
इनको संभाल सकता है। लेकिन क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में जो साइज डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है, साइज डिफरेंस कम है, तो क्लोरीन फ्लोरीन के साथ एटम्स को नहीं संभाल पाता। तो यहीं पर यह कहा गया है कि जैसे जैसे x और x डैश के बीच में जो साइज डिफरेंस है वो ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, तो एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम हैं वो भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। इसी के कारण आयोडीन और फ्लोरीन के बीच में आप देख सकते हैं आयोडीन का कितना बड़ा साइज होता है, फ्लोरीन का साइज कम होता है। तो इसलिए इन जो एक आयोडीन है वो 7 फ्लोरीन के एटम को संभाल सकता है। यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से ये आयोडीन है, ये यहाँ पर 7 फ्लोरीन के एटम को संभाल सकता है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन का साइज इतना ज़्यादा नहीं होता फ्लोरीन से, फ्लोरीन की तुलना में थोड़ा ही बड़ा होता है। तो यहाँ पर वो फ्लोरीन के 7 एटम को नहीं संभाल पाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर इसके पास इतना स्पेस है ही नहीं। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है और फ्लोरीन का साइज बहुत ही कम होता है। तो ये आयोडीन फ्लोरीन के ज़्यादा से ज़्यादा एटम को संभाल पाता है, अकोमोडेट कर पाता है। क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए उस एक मॉलिक्यूल में इतने ज़्यादा एटम भी नहीं होते। तो ये आपको याद रखना है, एक्स और एक्स डैश के बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस उतने ज़्यादा एक मॉलिक्यूल में एटम होंगे। Thus, iodine 7 fluoride should have maximum number of atom as the ratio of radii between I and F should be maximum. तो जो IF7 बनता है आयोडीन 7 फ्लोराइड, उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होंगे। ऐसा इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि आयोडीन और फ्लोरीन के बीच में जो रेडियस का जो रेशो है वो बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम है, इनके बीच में साइज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वाई इट्स फार्मूला इज IF7 हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। इसी के कारण इसका फार्मूला IF7 होता है और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अब इंटरहैलोजन कंपाउंड के प्रिपरेशन मेथड पढ़ते हैं। द इंटरहैलोजन कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन ऑन लोअर इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। जो इंटरहैलोजन कंपाउंड है उनको हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो हम दो हैलोजन्स को डायरेक्ट कंबाइन कर दें, या फिर हम लोअर इंटरहैलोजन कंपाउंड्स लें और इनकी रिएक्शन कराएं दूसरे हैलोजन के साथ। देखिए कैसे। द प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड अपॉन सम स्पेसिफिक कंडीशन। और जो ये प्रोडक्ट बनते हैं इनके, वो प्रोडक्ट कौन से बनेंगे ये भी कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से देखिए, हमने Cl2 की रिएक्शन F2 के साथ कराई और इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है इक्वल वॉल्यूम। क्लोरीन और फ्लोरीन हमने इसमें बराबर मात्रा में लिए, इक्वल वॉल्यूम में लिए 437 केल्विन पे, तो इसमें बनेगा 2ClF। इसी तरीके से ये किस टाइप का बन रहा है, ये एक्स डैश का टाइप का बन रहा है। अगर हम लें क्लोरीन और फ्लोरीन, फ्लोरीन हमने ले लिया यहाँ पर 3, यानी फ्लोरीन एक्सेस में ले लिया, यहाँ पर इक्वल वॉल्यूम थी, एक्स डैश टाइप का इंटरहैलोजन कंपाउंड बन रहा था। यहाँ पर हमने फ्लोरीन ले लिया एक्सेस में, क्लोरीन उतना ही रखा, 3F2 के साथ रिएक्शन कराई और 573 केल्विन पर, तो यहाँ पर बनेगा 2ClF3, यानी यहाँ पर कौन सा बना, X3 टाइप का कंपाउंड। तो ये कंडीशन क्या आती, फ्लोरीन एक्सेस में टेम्परेचर भी इंक्रीज किया, तब बना इस टाइप का। रिएक्टेंट सेम है, बस इनकी कंडीशन डिफरेंट है। इसी तरीके से अगली रिएक्शन I2Cl2 बराबर मात्रा में लिए इक्वल वॉल्यूम में, तो 2ICl X डैश टाइप का बना। अगर हम I2 में Cl2 ले लें एक्सेस में, तो बन जाएगा ICl3 टाइप का, यानी X डैश 3 टाइप का। इसी तरीके से यहाँ पर अगला देखिए, हमने लिया Br2 प्लस 3F2 डाइल्यूटेड विद वाटर, इनको हमने वाटर में डाइल्यूट किया, तब बना 2BrF3। और हमने Br2 की रिएक्शन कराई 5F2 के साथ एक्सेस में लिया, तो बनेगा इसमें BrF5, यानी X डैश 5 टाइप का। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ये बराबर मात्रा में लिए तो ये बनेगा X डैश टाइप, एक्सेस ले लिया हमने फ्लोरीन तो ClF3 टाइप का बनेगा। इसी तरीके से ये भी सेम रिएक्शन है दोनों, बस यहाँ पर Br2 प्लस 3F2 ये वाटर में हमने डाइल्यूट किया, BrF3, 5F2 अगर एक्सेस में ले लिया तो BrF5 टाइप का बनेगा। अब यहाँ पर ये इनकी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड आर गिवन इन टेबल 7.11। अब यहाँ पर ये इनकी प्रॉपर्टीज़ देखिए, हमारे पास X1 डैश टाइप का अगर हमारे पास इंटरहैलोजन कंपाउंड है तो वो कितने बन सकते हैं। आपको पता है जो X डैश है वो यहाँ पर X डैश होता है वो स्मॉलर होता है X से। तो अगर हम बात करें फ्लोरीन
क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। तो यहाँ पर एक्स डैश में इधर तो फ्लोरीन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सबसे स्मॉल एटम है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन बनाएगा फ्लोरीन के साथ, ब्रोमीन बनाएगा क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ, आयोडीन बनाएगा इन तीनों के साथ। तो यहाँ पर ये देखिए डिफरेंट कंपाउंड है। अगर हमारे पास एक्स डैश वन टाइप के हैं तो ये कितने बन सकते हैं? ClF टाइप का बन सकता है, BrF। यानी मैं इनको अगर अलग अलग लिखूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो क्लोरीन फ्लोरीन के साथ बनाएगा, ब्रोमीन फ्लोरीन के साथ बनाएगा BrF, आयोडीन फ्लोरीन के साथ बनाएगा IF। साथ ही साथ जो ब्रोमीन है वो क्लोरीन के साथ बना सकता है। तो ये देखिए आयोडीन यहाँ पर क्लोरीन के साथ बना सकता है, तो यहाँ पर ये बना, और आयोडीन ब्रोमीन के साथ बना सकता है IBr, तो बन गया। तो इस तरीके से कंपाउंड बनेंगे। अब अगर हम इनकी प्रॉपर्टी देखें तो ये होता है कलरलेस गैस ClF, BrF होता है पेल ब्राउन गैस, IFA डिटेक्टेड स्पेक्ट्रोस्कोपिकली क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है, BrCl भी एक गैस के रूप में होता है, ICl रूबी रेड सॉलिड इसकी एक फॉर्म होती है अल्फा फॉर्म, ICl की दूसरी फॉर्म होती है ब्राउन रेड सॉलिड बीटा फॉर्म, और IBr होता है ब्लैक सॉलिड के रूप में। अब यहाँ पर A और B लिखे गए हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं। A का मतलब है वेरी अनस्टेबल, दूसरा B द प्योर सॉलिड इज नाउन एट रूम टेम्परेचर। ये हमें दिया गया है BrClB, ये सॉलिड के रूप में, प्योर सॉलिड इसका रूम टेम्परेचर पर मिल सकता है, बाकी इसकी फिजिकल स्टेट गैस के रूप में होती है। और इनकी स्ट्रक्चर यहाँ पर कुछ नहीं, वेस्पर थ्योरी के अनुसार, VSEPR थ्योरी के अनुसार इनकी स्ट्रक्चर नहीं निकलती। स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस ये आपको याद रखना है ICl की दो फॉर्म होती है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अब बात करें XX-3 टाइप के, तो ये बन सकते हैं ClF3, उनको फिर से लिख देता हूँ मैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये ClF3 टाइप के Cl क्लोरीन बना सकता है। यहाँ पर ये BrF3 बन सकते हैं, IF3 बन सकते हैं, आयोडीन 3 फ्लोरीन के एटम को अकोमोडेट कर लेता है, और साथ ही साथ ICl3 टाइप के भी बन सकते हैं। बाकी इसमें BrCl3 और BrCl3 टाइप के नहीं बनेंगे। BrCl3 टाइप के इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि ब्रोमीन और क्लोरीन के बीच में साइज का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो एक ब्रोमीन 3 क्लोरीन के एटम को अकोमोडेट नहीं कर पाता। और यहाँ पर ये ICl3 के ऊपर C लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डाइमर फॉर्म में होता है। आप यहाँ पर अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर C का मतलब क्या है, डाइमराइज एज क्लोरीन ब्रिज डाइमर, I2Cl6 के रूप में ये होता है। यानी ये ICl3 किसके रूप में होता है, डाइमर के रूप में, I2Cl6। इसमें ICl3 के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, ये डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इनकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो ClF3 कलरलेस गैस के रूप में, BrF3 येलो ग्रीन लिक्विड के रूप में, IF3 येलो पाउडर की फॉर्म में होता है, और ICl3 ऑरेंज सॉलिड की फॉर्म में। और इन सब की जो शेप होती है वो बेंट टी शेप होती है। इन जो शेप है ये मैं आपको निकालना बता दूंगा, तो ये आपको याद रखनी है। XX-3 टाइप के जो कंपाउंड होंगे उनकी शेप होगी बेंट टी शेप्ड। अब XX-5 की अगर हम बात करें तो इसमें लिख लेते हैं पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जो आयोडीन है वो फ्लोरीन के साथ बना सकता है IF5, और यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो फ्लोरीन के साथ बना सकता है BrF5, और जो क्लोरीन है वो फ्लोरीन के साथ बना सकता है Cl5। बाकी इसमें कोई भी कंपाउंड नहीं बनेगा, ना यहाँ पर ICl5 बनेगा, ना यहाँ पर BrCl5 बनेगा, ना यहाँ पर IBr5 बनेगा, ना यहाँ पर, तो ये वाले कंपाउंड यहाँ पर नहीं बनेंगे। सिर्फ इसमें 3 ही कंपाउंड बनेंगे, और आप देख सकते हैं तीनों किसके साथ बन रहे हैं, फ्लोरीन के साथ। अगर हम XX-5 को याद रखना चाहते हैं कितने कंपाउंड बनेंगे, तो उसमें आपको याद रखना है सिर्फ आयोडीन फ्लोरीन के साथ बनाएगा, क्लोरीन भी फ्लोरीन के साथ, ब्रोमीन भी फ्लोरीन के साथ, 3 ही इसमें कंपाउंड बनेंगे, बाकी इन तीनों के आपस में नहीं बनेंगे। इनकी प्रॉपर्टी IF5 की कलरलेस गैस होती है, लेकिन 77 केल्विन के नीचे ये सॉलिड फॉर्म में होती है।
और इसकी शेप होती है स्क्वायर पिरामिडल। BrF5 कलरलेस लिक्विड स्क्वायर पिरामिडल, ClF5 कलरलेस लिक्विड स्क्वायर पिरामिडल। तो इससे हमें क्या पता चला, जो XX-5 के कंपाउंड हैं उनकी शेप होगी स्क्वायर पिरामिडल। अब बात करते हैं XX-7 टाइप की। तो इसमें सिर्फ एक ही कंपाउंड बनेगा, IF7। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब के बीच में इतना डिफरेंस नहीं है। क्लोरीन फ्लोरीन के साथ नहीं संभाल पाता, ब्रोमीन फ्लोरीन के साथ एटम नहीं संभाल पाता। फ्लोरीन और आयोडीन के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनकी रेडियस में, इसके कारण आयोडीन फ्लोरीन के साथ एटम को संभाल पाता है, इसलिए IF7 कंपाउंड यहाँ पर बन जाता है लार्ज डिफरेंस के कारण इनकी रेडियस में। ये कलरलेस गैस में के रूप में होता है और इनकी शेप होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब ये शेप कैसे निकालते हैं, ये शेप निकालना मैं आपको सिखा देता हूँ। इसके लिए एक फॉर्मूला है। शेप निकालने से पहले आप ये यहाँ पर VSEPR थ्योरी की आप देख सकते हैं टेबल है, इस टेबल को आप देख लीजिए। अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंस एरियाज 2 हैं, इलेक्ट्रॉन डेंस एरियाज जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं या फिर वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो, जैसे कि हमारे पास अगर है ClF3, इनके बीच में अगर हम बनाए बॉन्ड, तो ये क्लोरीन, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, मान लीजिए 3 फ्लोरीन इससे जुड़े हुए हैं। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्ड बनाने में यूज़ कर दिए, बचे इसके पास 2 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर। तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंस एरियाज इसके पास कितने हुए, 5, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, ये 3 बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन डेंस एरियाज कितने हुए, 5। इसी तरीके से अगर हम बात करें ClF की, तो इसमें क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में एक ही है, यानी क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 1 उसने यूज़ कर लिया बॉन्ड बनाने में, तो 3 लोन पेयर इसके पास हुए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया कितने हुए, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया हम इस तरीके से निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया अगर 2 हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री होगी लीनियर, और ये इस तरीके से। अगर उनके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है तो लीनियर ज्योमेट्री होगी, 1 लोन पेयर है फिर कोई भी ज्योमेट्री नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन डेंस एरियाज अगर 3 हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। अगर उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है तब होगी ट्राइगोनल प्लेनर। अगर उसके पास 1 लोन पेयर है इस ज्योमेट्री में तो स्ट्रक्चर हो जाएगी बेंट। इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया 4 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अगर लोन पेयर नहीं है तब तो टेट्राहेड्रल होगी, 1 लोन पेयर मौजूद है तो ट्राइगोनल पिरामिडल, 2 लोन पेयर मौजूद है तो बेंट। इसी तरीके से 5 डेंस एरिया हैं तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। कोई भी लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री यही, 1 लोन पेयर है तो इसको कहेंगे सोहर्स ज्योमेट्री, 2 लोन पेयर है तो टी शेप ज्योमेट्री, 3 लोन पेयर है तो लीनियर ज्योमेट्री। इसी तरीके से डेंस एरिया 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। कोई लोन पेयर अगर नहीं है, 1 लोन पेयर है तो स्क्वायर पिरामिडल, 2 है तो तब भी स्क्वायर प्लेनर, 3 लोन पेयर है तो टी शेप, 4 लोन पेयर है तो लीनियर ज्योमेट्री। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसी के आधार पर हम उनकी ज्योमेट्री निकालेंगे। अब ये शेप एंड ज्योमेट्री निकालने का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ एक्स। मान लीजिए हमारे पास एक्स डैश टाइप का कंपाउंड है, तो एक्स की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको तो यहाँ लिखना है, प्लस इसमें जोड़ना है नंबर ऑफ एक्स डैश एटम, जितने एक्स डैश के एटम होंगे उनको जोड़ देना है। मान लीजिए एक्स डैश में एक्स डैश का एटम कितना है, 1, तो यहाँ पर 1 लिखना है। इनटू, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, ये मैंने साइन लगाया है मल्टीप्लाई का, उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय 1 एक्स डैश एटम। जितने एक्स डैश एटम, एक एक्स डैश एटम जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उसको उनसे मल्टीप्लाई कर देना है और इस पूरे को 2 से डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दिया हुआ है एक्स डैश, ये हमारे पास एक कंपाउंड हमें दिया गया है, इसकी हमें निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन और शेप और ज्योमेट्री। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ एक्स, एक्स की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो आपको पता है हेलोजन की वैलेंस शेल में सभी की 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 हमने यहाँ पर लिखा। फिर क्या था, प्लस नंबर ऑफ एक्स डैश एटम, एक्स डैश के कितने एटम हैं, तो इसमें तो एक्स डैश का एक ही एटम है 1। फिर क्या आता है इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई किसकी करनी थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय 1 एक्स डैश एटम,
एक एक्स डैश एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक्स डैश एटम एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, डिवाइड बाय 2। तो 7 प्लस 1 इंटू 1 1 2, तो 7 और 1 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4। तो यहाँ आया हमारे पास 4, और 4 का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी आई? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और एक्स डैश में अगर हम बात करें, इसने एक इलेक्ट्रॉन तो यूज कर लिया, 3 इसके पास लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर हैं, तो इसकी ज्योमेट्री वेस्पर थ्योरी में कुछ भी नहीं दे रखी। क्योंकि एक बार टेबल फिर से दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए हमारे पास डेंस एरिया कितने थे? 4, क्योंकि किस तरीके से बन रहा था? एक्स एक्स डैश 3 लोन पेयर, 4 तो हमारे पास डेंस एरिया थे, और डेंस एरिया अगर 4 थे तो 3 लोन पेयर में कोई भी ज्योमेट्री यहाँ पर नहीं दे रखी। तो इसलिए आप उसमें देख सकते हैं बुक में भी जो एक्स एक्स डैश टाइप के कंपाउंड है उनकी ज्योमेट्री कुछ भी नहीं दे रखी। अब देखिए अगली निकालते हैं हम एक्स एक्स डैश 3 टाइप की। एक्स एक्स डैश 3 में अगर हम देखें, ये एक्स, इससे एक एक्स डैश जुड़ा होगा, और इससे एक और एक्स डैश जुड़ा होगा, एक और एक्स डैश जुड़ा होगा, ठीक है। बाकी एक्स ने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर तो यूज कर लिए, 7 में से 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, 7 में से 3 यूज कर लिए, तो 2 लोन पेयर इसके पास यहाँ पर बचे। तो निकाले अगर हम, फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, एक्स की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? तो एक्स के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस फिर आगे क्या था? नंबर ऑफ एक्स डैश एटम, एक्स डैश एटम कितने हैं? 3, क्योंकि एक्स एक्स 3 में ये एक्स डैश के कितने एटम है? 3 एटम, इनटू क्या करना था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय 1 एक्स डैश। एक एक्स डैश एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? तो आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन एक्स शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स डैश शेयर करेगा। तो एक बॉन्ड बनाने में एक्स डैश सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो यहाँ 1/2। तो 7 प्लस 3 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ गया। 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d। ज्योमेट्री इसकी होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और शेप होगी बेंट टी शेप। इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। क्योंकि आप देख सकते हैं डेंस एरिया हमारे पास कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन रिच एरिया, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी 5 इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है, और यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं। तो टेबल में देखिए 5 इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया है, 2 लोन पेयर है, तो कैसी आई? टी शेप। तो ये आएगी बेंट टी शेप। अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बेंट क्यों हो रही? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपल करते हैं, साथ ही साथ ये लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपल करेंगे। जैसे अगर हमने स्ट्रक्चर ऐसी बनाई, एक्स डैश, ये एक्स डैश और ये एक्स डैश, यहाँ पर भी लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर, तो क्या होता है? ये लोन पेयर आपस में भी रिपल्शन करते हैं। जब ये आपस में रिपल्शन करेंगे तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को यहाँ पर भी रिपल करेगा, जिसके कारण ये वाला जो बॉन्ड पेयर है थोड़ा इधर को बेंट हो जाता है। ये लोन पेयर इस बॉन्ड को रिपल करेगा, इसके कारण ये थोड़ा इस इधर की तरफ बेंट हो जाता है। तो कैसी स्ट्रक्चर शेप बनेगी? बेंट टी शेप। अगला है एक्स एक्स डैश 5 टाइप का। सिंपल आप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एक्स 7, नंबर ऑफ एक्स डैश के एटम 5, और एक एक्स डैश कितने शेयर करता है? एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, क्योंकि ये सभी के साथ यहाँ पर क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, और एक लोन पेयर मौजूद होता है। तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो यहाँ पर देखिए 5 इंटू 1, 2 से डिवाइड करेंगे, 7 5 12, 2 से डिवाइड किए कितने पास आए? हमारे पास 6 आए, यानी 6 का मतलब sp3d2। और ये sp3d2 ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल होगी, शेप होगी इसकी स्क्वायर पिरामिडल। कैसे निकाली? देखिए x, एक x डैश, ये एक ये, क्योंकि 5 है। अब x के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 5 उसने बॉन्ड बनाने में यूज कर दिए, 5 बॉन्ड बनाने में यूज कर दिए, तो एक लोन पेयर उसके पास मौजूद हुआ। तो डेंस एरिया कितने हुए? इलेक्ट्रॉन रिच एरिया 1 2 3 4 5 6 एरिया है हमारे पास। तो टेबल देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया 6, लोन पेयर 1, तो ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल। तो देखिए ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, शेप स्क्वायर पिरामिडल। इस तरीके की ये शेप होगी। ये किस तरीके से बनी? यहाँ पर ये एक्स डैश इधर, एक्स डैश इधर, एक इधर, और यहाँ पर एक इधर होगा, एक इधर होगा। इसको हम सिंपल किस तरीके से बना सकते हैं? एक्स लिखेंगे,
1 2 इसकी तरफ ये स्क्वायर सा बना देंगे, यहाँ पर ये बनाई, एक एक्स डैश लगा देंगे यहाँ पर और इनको जोड़ देंगे, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा और इसको जोड़ा और यहाँ से ये जोड़ा और यहाँ से ये जोड़ा, तो इस तरीके की शेप बनेगी। बात करते हैं एक्स डैश 7 टाइप की, तो इसमें सिंपल है निकालना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्स में एक्स के पास 7 होंगे, एक्स डैश के कितने एटम है 7 और एक एक्स डैश एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो 1, तो 7 + 7 कितने हुए 14, यानी 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7 और 7 का मतलब sp3d3, एक और डी बढ़ा दिया, तो इसकी ज्योमेट्री और शेप होगी दोनों की दोनों पेंटागोनल बाइपिरामिडल। टेबल में तो इसके आगे नहीं दे रखा तो वो आपको याद रखना है, इसकी शेप पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगी, ये ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होगी। अब ये बनती कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शेप कुछ इस तरीके से होगी, IF7 की ये शेप है, इस तरीके से कुछ शेप होगी, ये I है, एक F यहाँ पर जोड़ा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 4 हो गए, 5 6 और एक इधर 7 हो गए। फिर इनको हमें जोड़ देना है, इस F को यहाँ से जोड़ देना है, इस F को यहाँ से जोड़ देना है, ये जोड़ा, यहाँ पर ये जोड़ा और ये वाला F इधर से जोड़ा, ये वाला इधर F से, सबको ये आपस में जोड़ा, इस तरीके से ये हमारी शेप बनेगी। तो शेप इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये मैंने आपको दिखा दी। इस तरीके से x-7 की हम शेप बना सकते हैं, ये होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप। तो आपको ये शेप याद रखने की जरूरत नहीं, सीधा आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। बाकी आपको बस ये याद रखना है x-3 है तो सभी की बैंड टी शेप, x-5 है तो सभी की स्क्वायर पिरामिडल, x-7 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। 3 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। अब इनकी प्रॉपर्टी दी गई है, दीज आर ऑल कोवेलेंट मॉलिक्यूल एंड आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। ये सभी इंटरहैलोजन कंपाउंड कोवेलेंट नेचर के होते हैं और डायमैग्नेटिक होते हैं, यानी डायमैग्नेटिक इन पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। दे आर वोलेटाइल सॉलिड और लिक्विड एट 298 केल्विन एक्सेप्ट ClF विच इज़ अ गैस। अगर 298 केल्विन के टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर पर, ये सभी वोलेटाइल सॉलिड या लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, सिर्फ ClF को छोड़कर जो गैस के रूप में होता है। Their physical properties are intermediate between those of constituent halogen except that their melting and boiling point are a little higher than expected। इनका जो फिजिकल और प्रॉपर्टीज इनकी जो होती है वो जिन हेलोजन एटम से मिलकर बने होते हैं उनके बीच में होती है, जैसे कि ClF ये हमारे पास है, तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी इस इंटर हेलोजन कंपाउंड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच की होगी। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम क्या है, ClF बना है क्लोरीन और फ्लोरीन से मिलकर, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच की होगी, इनके इंटरमीडिएट होगी। सिर्फ किसको छोड़कर, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को छोड़कर। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट हेलोजन एटम से ज़्यादा होता है, थोड़ा हाइयर होता है। जैसे कि ClF है, ClF का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्लोरीन और फ्लोरीन से दोनों से ही ज़्यादा होगा। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच की होगी। देयर केमिकल रिएक्शन कैन बी कंपेयर्ड विद द इंडिविजुअल हेलोजेंस। इनकी जो केमिकल रिएक्शन है उनको हम इंडिविजुअल हेलोजन से भी कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? इन जनरल इंटर हेलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन। जनरली क्या होता है, जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो हेलोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दिस इज बिकॉज XX डैश बॉन्ड इन इंटर हेलोजन इज वीकर देन XX बॉन्ड इन हेलोजन एक्सेप्ट FF बॉन्ड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंटर हेलोजन कंपाउंड में जो X to X डैश बॉन्ड होता है वो XX बॉन्ड से वीकर होता है। किसको छोड़कर? FF बॉन्ड को छोड़कर। तो रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर आपको याद रखना है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? हमारे पास XX डैश टाइप का इंटर हेलोजन कंपाउंड है तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद XX डैश, उससे कम Cl2, उससे कम Br2, उससे कम I2। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो सबसे कम होती है, सबसे लेस होती है। अब फ्लोरीन की अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे लेस है तो फ्लोरीन टू फ्लोरीन बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाता है, जिसके कारण ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितनी कम इतनी जल्दी से टूटेगा, जितनी जल्दी से टूटेगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव। और जो XX डैश की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है
वो क्लोरीन Cl2Br2 और I2 से इनसे भी कम होती है। बस किससे ज़्यादा होती है? F2 से ज़्यादा होती है। इसके कारण XX डैश जो ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है ये F2 से तो बाद में टूटेगा, Cl2Br2 I2 से पहले टूट जाएगा। इसके कारण ये F2 से कम रिएक्टिव होगा और इन सब से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको याद रख लेना है, F2 XX डैश Cl2Br2 और I2। जो XX डैश होते हैं वो बस F2 से कम रिएक्टिव होते हैं, बाकी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इस ऑर्डर पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर था। ऑल दीज अंडरगो हाइड्रोलिसिस गिविंग हैलाइड आयन डिफरेंट फ्रॉम द derived from the smaller halogen and hypohalite when XX dash halite, when XX3 dash halite, when XX5 dash and perhalate, when XX7 dash anion derived from the larger halogen। ये इन सभी में हाइड्रोलिसिस भी होता है, यानी अगर इनकी रिएक्शन पानी के साथ करा दें तो हमें हैलाइड आयन मिलता है। हैलाइड आयन कहाँ से मिलेगा? स्मॉलर हैलोजन से, यानी X डैश से मिलेगा हैलाइड आयन और जो लार्जर हैलोजन है उससे मिलेगा हमें हाइपोहेलाइट अगर XX डैश है, हेलाइट मिलेगा अगर XX3 डैश है, हेलाइट मिलेगा अगर XX5 डैश है और परहेलाइट मिलेगा अगर XX7 डैश है। तो कैसे? यहाँ पर देखिए XX डैश की रिएक्शन हमने कराई वाटर के साथ, तो ये हमें मिला HX डैश। HX डैश हमें कहाँ से मिला? स्मॉलर हैलोजन से। ये तो सभी में बनेगा ही बनेगा। और साथ ही बना हमारा HOX, यानी अगर हमारे पास XX डैश है तब हमारा बनता है हाइपोहेलाइट, ये वाला। सभी में ये तो बनेगा, चाहे यहाँ पर XX डैश हो, XX3 डैश हो, XX5 डैश हो, XX7 डैश हो, सभी में ये वाला कंपाउंड तो बनेगा ही बनेगा। सिर्फ डिफरेंस किस में होगा? इसमें। अगर हमारे पास XX डैश है तो HOX बनेगा, अगर हमारे पास XX3 डैश है, XX3 डैश है तो हमारे पास अगर XX3 डैश है तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा XO2 टाइप का। XO2 जिसमें इसको कहते हैं हम हेलाइट। हेलाइट बनेगा अगर XX3 डैश है। अगर हमारे पास XX5 डैश है तो इसके अलावा हमारे पास बनेगा हेलाइट XO3 टाइप का। अगर हमारे पास XX7 डैश है तो हमारे पास बनेगा XO4 टाइप का। इसको कहते हैं हम परहेलाइट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया ClF, इसकी हमने रिएक्शन कराई H2O के साथ, तो इसमें हाइड्रोजन के साथ ये जो X डैश है इसकी कंपेयर करें XX डैश, तो X डैश यहाँ पर फ्लोरीन है तो हमारे पास बनेगा HF। ये तो बनेगा ही बनेगा। एक हाइड्रोजन के साथ ये फ्लोरीन आकर HF बना लेगा, यानी क्या बनाया इसने? HX डैश। ये तो बन गया। और हमारे पास ये XX डैश टाइप का है तो एक हमारे पास बनेगा HOX टाइप का, यानी यहाँ पर बनेगा हमारे पास HOX क्या है? Cl, HOCl। तो ये दो कंपाउंड हमारे पास बनेंगे। ये बना हाइपोहेलाइट। अगर हमारे पास दे दिया गया BRF5, ये हमारे पास कैसा है? XX डैश 5 टाइप का कंपाउंड है, ये हमें दिया गया और इसकी रिएक्शन हमने कराई वाटर के साथ, 3H2 के साथ इसकी हम रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर एक तो वही बनेगा HX डैश, यानी यहाँ पर क्या बना? HX डैश क्या है? फ्लोरीन F, यही बनेगा। फ्लोरीन 5 एटम है तो 5HF बनेंगे, प्लस यहाँ पर एक बनता है XO3 टाइप का। XO3 यानी Br, XBr है, O3 ये हमने बनाया और 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन थे 5 यूज हो गए तो HBrO3, ये BrO3 कहलाता है हमारा हेलेट ग्रुप। इस तरीके से रिएक्शन होती है। यानी बस ये आपको याद रखना है, अगर हमारे पास XX-3 है तो हम बनाएंगे यहाँ पर XO2, XX-5 है तो हम बनाएंगे XO3, यानी हेलेट बनाएंगे। किसके अलावा? HX- के अलावा। और XX-7 टाइप का है तो हम बनाएंगे XO4, इसको कहते हैं परहेलाइट। तो ये बनेंगे, ये आपको याद रखने हैं इसके अलावा रिएक्शन में। देयर मोलिकुलर स्ट्रक्चर आर वेरी इंटरेस्टिंग विच कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। इनके मोलिकुलर स्ट्रक्चर को हमने देखा ऊपर वेस्पर थ्योरी के अनुसार बनाना भी सिखा दिया।
द XX3 कंपाउंड है द बेंट टी शेप। XX-3 जो कंपाउंड होते हैं उनकी बेंट टी शेप होती है। XX-5 कंपाउंड स्क्वायर पिरामिडल और IF7 होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। अब ये एग्जाम्पल भी दिया गया है, ये भी देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर मैं आपको बनाना भी सिखा चुका हूँ। डिस्कस द मोलिकुलर शेप ऑफ BRF3 ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के अनुसार BRF3 के हमें मोलिकुलर शेप को डिस्कस करना है। BRF3 यानी XX-3 टाइप की इसकी शेप कैसी होती है? बेंट टी शेप। द सेंट्रल एटम ब्रोमीन है 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। आपको पता है इसमें जो सेंट्रल एटम है ब्रोमीन, उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 ऑफ दीज विल फॉर्म इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड विथ 3 फ्लोरीन एटम। इन 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड पेयर बना लेंगे, तो 3 तो यूज हो गए, बचे 4 इलेक्ट्रॉन। दस देर आर 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर। तो यहां पर क्या होता है? 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर BRF3 में और 2 लोन पेयर हैं। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी दीज विल ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिड। तो वेस्पर थ्योरी के अनुसार जो इसमें 3 फ्लोरीन एटम हैं वो ट्राइगोनल बाइपिरामिड के 3 कॉर्नर को अचीव कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर और एक फ्लोरीन यहाँ पर। द 2 लोन पेयर विल ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजिशन टू मिनिमाइज लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन। और जो 2 लोन पेयर हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिससे लोन पेयर की रिपल्शन को वो मिनिमाइज कर सकें और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में यहाँ पर जो रिपल्शन है उसको भी मिनिमाइज कर सकें। तो ये तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड के 3 कॉर्नर पर आ गए, इन्होंने इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली, जिससे कि इनके बीच में रिपल्शन कम हो और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन मिनिमाइज कर सकें, कम से कम कर सकें। विच आर ग्रेटर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और जो ये लोन पेयर जो रिपल्शन होता है ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन से भी ज़्यादा होता है। साथ ही साथ बॉन्ड पेयर लोन पेयर जो रिपल्शन होता है वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा रिपल्शन आपको पता है लोन पेयर के बीच में होगा, उससे कम होगा बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में, सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन। तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन इसमें, फिर सबसे कम इसमें। तो लोन पेयर को और बॉन्ड पेयर लोन पेयर के रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये 3 कॉर्नर्स पर आ जाते हैं और ये इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इन एडिशन द एक्सियल फ्लोरीन एटम विल बेंड टुवर्ड द इक्वेटोरियल फ्लोरीन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द लोन पेयर रिपल्शन। साथ ही साथ जो एक्सियल फ्लोरीन होगा, यहाँ पर जो फ्लोरीन एटम होगा वो थोड़ा हल्का सा बेंट हो जाएगा, जिससे कि वो लोन पेयर रिपल्शन को मिनिमाइज कर सके। अगर यहाँ पर होता BR फ्लोरीन यहाँ पर होता, यहाँ पर एक लोन पेयर यहाँ पर, लोन पेयर यहाँ पर, तो यहाँ पर होता क्या, इन लोन पेयर के बीच में भी रिपल्शन होता, यहाँ पर भी। तो इसके कारण इस लोन पेयर रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये वाला जो बॉन्ड है ये थोड़ा सा इधर की तरफ बेंट हो जाता है, जिससे कि ये भी थोड़े दूर हो जाए और इनके बीच में रिपल्शन कम हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हल्का सा बेंट हो गया। बेंट क्यों हुआ? जिससे कि इन लोन पेयर के बीच में रिपल्शन को कम कर सके। इसी बेंट होने के कारण इसको हम कहते हैं बेंट टी शेप। तो BRF3 की शेप कैसी है? बेंट टी शेप।